तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये हमने दोनों रिएक्शंस के लिए करनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी करनी है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी करनी है। आज की वीडियो में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। तो एक इक्वेशन मान लेते हैं, ए गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है जी, कोई रिएक्शन है, ए गिव राइज टू प्रोडक्ट। अभी क्या करेंगे, हमने इस इक्वेशन के लिए कोई रिएक्शन हमने रेट के अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी है। जैसे रेट क्या था सबसे पहले पार्ट वन में जो हमने पार्ट वन में रेट की डेफिनेशन करी थी, क्या थी? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, रेट की डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हैं तो माइनस, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। और हमने रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी रेट लॉ के अकॉर्डिंग। रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या था, रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस इक्वेशन के लिए रेट एक्सप्रेस करना है तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा। ठीक है जी, ये भी रेट को एक्सप्रेस करता है, ये भी रेट को एक्सप्रेस करता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। और हमें पता है इस इक्वेशन को हमने क्या इक्वेशन मान रखा है। अब इस इक्वेशन को हमने एज्यूम कर रखा है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन मान रखी है हमने? जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान रखी है। ठीक है जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं? जीरो पुट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो आगे क्या करेंगे अब? दो इक्वेशन आ गई, ये भी रेट की डेफिनेशन आ गई, ये भी रेट को रिप्रेजेंट करे और ये भी रेट को रिप्रेजेंट करे। तो फ्रॉम वन एंड टू दोनों रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वल आपस में पुट कर देंगे, डी ए अपॉन डी टी और इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। ठीक है जी, किसी की पावर जीरो तो वन वन बन जाएगा, डी ए अपॉन डी टी और यहाँ पे आ जाएगा के। ठीक है, अब इसको आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, माइनस को हटा के मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, देखो यहाँ दो टर्म्स होती है मैथ में, खासकर मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़ते रहते हैं, जो बायो वाले, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे की अपोजिट टर्म्स है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी चीज से बड़ी चीज पे लेके जाना, जैसे छोटी है इस तरह से उसको एक बड़ा पार्ट बनाएंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब बड़े पार्ट को छोटे पार्ट के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है जी, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट टर्म्स है। तो यहाँ ध्यान दो, ये जो डी है ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी ए मतलब स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन और डी टी मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है जी, तो जब दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड की इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत आसान है दोनों साइड की इंटीग्रेशन करनी। तो यहाँ ध्यान दे, देखो डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन को और ये सिंबल इंटीग्रेशन का, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, कैंसिल कर दिया तो यहाँ बच गया ए। ये इंटीग्रेशन है, के कांस्टेंट हमारे पास, कांस्टेंट चीज की इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होती तो बाहर आ जाएगा, और अंदर बच गया के डी टी। ठीक है, तो यहाँ गया ए इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे वही कहानी, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल और डी, सॉरी ये इंटीग्रेशन का सिंबल और डी डिफरेंशिएशन का, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अभी। तो क्या बच गया यहाँ पे, के टी। ठीक है जी, टी बच के तो बाहर था ही, और तो इसकी जब ये कैंसिल आउट होगी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बच गया टी, और एक यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा, इस कांस्टेंट को बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है जी, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट बोलेंगे इसको। तो इस बात को तुमने ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें ना, इस इक्वेशन का मतलब क्या बनता है, इस इक्वेशन का मतलब बनता है कि ए तो देखो कांस्टेंट हो गया, आई नॉट इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है, टी टाइम है, ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको इस तरह से पढ़ना है, टी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, ए। ऐसे ध्यान, दोबारा देखो ध्यान से, टी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, ए है। यहाँ देखो इस इक्वेशन बनाता हूँ मैं, यहाँ से ध्यान से समझना तुम। ए गिव राइज टू प्रोडक्ट है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई टाइम जीरो मान लेते हैं, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो उसको टाइम जीरो मान लेते हैं। तो रिएक्टेंट हमारे पास 100% है और प्रोडक्ट उस टाइम बना ही नहीं, प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है जी, टाइम इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट 100% है और प्रोडक्ट बना नहीं तो जीरो है प्रोडक्ट। ठीक है,
अब रिएक्शन कुछ टाइम चली, सपोज करो रिएक्शन टी सेकंड चली, ठीक है जी, टी टाइम रिएक्शन चली। टी टाइम जब रिएक्शन चली, सपोज करो 30% रिएक्शन होगी, 30%, तो 30% प्रोडक्ट बन गया, तो बचा कितना, 70% रिएक्टेंट रह गया। ठीक है जी, ये बात समझ रहे हो ना। टी टाइम पे जब इनिशियल टाइम पे ये 100 था, ये 0 था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्शन चली तो उसको टी टाइम पे 30% प्रोडक्ट बन गया और रिएक्टेंट 70% रह गया। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए नोट से। ठीक है जी, इनिशियल कंसेंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नोट से। और टी टाइम पे जो कंसेंट्रेशन है, जो भी कंसेंट्रेशन है, मान लो 70%, जो भी टी टाइम पे कंसेंट्रेशन है उसको बोल रहे हैं ए। ठीक है जी, तो यहाँ इस इक्वेशन में भी यही मतलब है इसका, यहाँ ध्यान दो, टी टाइम पे जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी है, ए है। ठीक है, अगर मैं इफ टाइम इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो टाइम अगर वैल्यू, टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दूं, टाइम 0 का क्या मतलब है, इनिशियल टाइम, जैसे यहाँ पे था टाइम 0 का क्या मतलब है, इनिशियल टाइम। तो ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए की जगह पुट कर सकता हूँ मैं ए नोट। ठीक है जी, ए नोट का मतलब है इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए नोट का क्या मतलब है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, अभी अभी वैल्यू को पुट करो उसको, टाइम की जगह 0 पुट करो, टाइम हमने 0 मान लिया, और ए की जब टाइम 0 पुट करेंगे तो ए की जगह क्या पुट करेंगे, ए नोट। तो यहाँ से एक नई वैल्यू आ गई हमारे पास, आई नोट इज इक्वल टू, आई नोट की वैल्यू इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, ए नोट आ गई। ठीक है जी, ये ए नोट आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस आई नोट की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो इस तरफ करता हूं मैं, इसको अंदर पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू माइनस के टी, और यहाँ पे आई नोट की वैल्यू पुट कर दी, ए नोट। अब इसको सोल्व कर लो, के टी को इस तरफ ले आओ, प्लस का के टी हो जाएगा, और ए नोट माइनस ए। ठीक है जी, ए नोट माइनस ए, यहाँ पे के इज इक्वल टू, टी को नीचे लिया 1/t, 1/t, और ए नोट माइनस ए। ठीक है जी, तो ये बन गई बता हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो रिएक्शन के लिए। ठीक है जी, एक बार यहाँ पे ध्यान दे दो क्या क्या है, के हमारे पास है रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, के क्या है, रेट कांस्टेंट, 1/टाइम, टी क्या है टाइम, और ए नोट क्या है इनिशियल कंसेंट्रेशन, और ए क्या है हमारे पास इस टी टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, और ए नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो रिएक्शन। अब यहीं से एक नया टॉपिक आता है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, यहीं से एक नया टॉपिक क्या बनता है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं T1/2 से। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आधी रह जाए, ऐसा टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हाफ हो जाए। मान लो कोई रिएक्शन थी, ऐसे अभी हमने एग्जांपल माना था, ए गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है जी, कोई रिएक्शन थी, जब टाइम 0 था, टाइम 0 था तो ये 100 था और ये 0 थी, प्रोडक्ट 0 था। अब टाइम मान लो रिएक्शन चली, सपोज करो 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितना हो गया, 90 हो गया, और ये इधर प्रोडक्ट 10% बन गया, ये रिएक्शन 90% रह गया। 10 सेकंड रिएक्शन चली, 10 सेकंड रिएक्शन चलने पे क्या आ गया, थोड़ा सा और मान लो, यहाँ पे मान लो 40 हो गया, ये कितना हो गया, 60 रह गया। अब मान लो 12 सेकंड चली, 12 सेकंड पे क्या हो गया, 50% प्रोडक्ट बन गया, तो 50% क्या आगे रह गया, रिएक्टेंट। ठीक है जी, तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, इस टाइम पे जिस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हाफ रह गई है, जिस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हाफ हो गई है, ऐसे टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो ये जो 12 सेकंड है, ये इस रिएक्शन का क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है, क्योंकि इस टाइम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 100 से कितनी होगी, 50 होगी, हाफ होगी। तो ऐसे टाइम को बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड, मतलब जिस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हाफ हो जाए, और रिप्रेजेंट करेंगे T1/2 से। ठीक है, तो ये ए नोट होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन, ऐसे मानते थे, ए नोट अभी ऊपर किया था, ए नोट मान सकते हैं, और ये टी टाइम पे कंसेंट्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए। टी टाइम पे 12 सेकंड पे कोई कंसेंट्रेशन, उसको क्या मान सकते हैं, ए। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ए की वैल्यू क्या है, 100/50 है ना, तो इसको मैं 100/2 भी लिख सकता हूँ, मतलब ए नोट अपॉन 2 भी लिख सकता हूँ इस टाइम पे। तो हाफ लाइफ पीरियड होगा जो हाफ लाइफ पीरियड, उसमें ए को हम क्या लिख सकते हैं, A0/2, A0/2 मतलब कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसा टाइम है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं,
k इज इक्वल टू 1 बाय टी, ये जो इक्वेशन थी ए नॉट माइनस ए, टी को इस तरफ लेके चलेगा, टी इज इक्वल टू 1 बाय के ए नॉट माइनस ए, ठीक है जी। टी को जब हाफ लाइफ पीरियड पुट करोगे, टी 1/2 पुट कर दो, मतलब हाफ लाइफ पीरियड की बात करें तो ये ए नॉट है, तो ए की जगह जब हाफ लाइफ पीरियड है तो ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड में क्या है, कंसेंट्रेशन अभी हो जाती है, तो ए की जगह ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाय 2, तो ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए नॉट बाय 2, ठीक है जी। ये इक्वेशन बन गई। अब अभी एलसीएम लो इसका, टी 1/2 इज इक्वल टू 1/k, इक्वेशन नीचे 2 आ गया, 2 ए नॉट माइनस ए नॉट, ठीक है जी। तो T1/2 इज इक्वल टू क्या बचा आपका, 2 ए नॉट माइनस ए नॉट का मतलब ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट अपॉन 2k, ये आ गया बेटा हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है जी, जीरो ऑर्डर के लिए। ये हमने जीरो ऑर्डर के लिए ही ड्राइव करा है। तो दोबारा मैं एक बार दोनों फॉर्मूले लिखता हूँ, ध्यान रखना है तुमने। देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो बनाई हमने जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या बनेगी जीरो ऑर्डर के लिए, क्या बनाई अभी हमने ड्राइव करी, k इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए, ठीक है जी। क्या क्या था यहाँ पे, के रेट कांस्टेंट था, टी टाइम था, ठीक है जी। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ए क्या है, इस टी टाइम पे, ये जो टी टाइम दे रखा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस टी टाइम पे, उसको बोल रहे हैं ए, ठीक है जी। और हाफ लाइफ पीरियड कितना है जीरो ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू आई है ए नोट अपॉन 2k, ए नोट अपॉन 2k, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, ठीक है जी। इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, ऐसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर की भी डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर के एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ से क्वेश्चन एक बार एक क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर से, ठीक है जी। एमसीक्यू में आ जाए, कहीं से भी आए, एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब ग्राफ बनाते हैं, पहले सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है जी, कंसंट्रेशन के बीच में और साथ में टाइम के बीच में, ठीक है जी। कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो आपने कोई भी इक्वेशन रट्टा नहीं मारनी, ये जो कोई भी ग्राफ है इसको रटने नहीं है, क्योंकि ग्राफ हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, कितने ग्राफ तक रटोगे, ठीक है जी, ध्यान नहीं लगेंगे कितने ग्राफ आप रटोगे, कुछ पता नहीं लगेगा। तो इसको सिर्फ ध्यान से समझना है इक्वेशन को, ग्राफ को, ठीक है। तो आपने ये जीरो ऑर्डर के लिए हमने कहा है, किसी ने कहा कि ग्राफ प्लॉट करो किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में, कंसंट्रेशन किसकी, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है जी। कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब ए के बीच में और टाइम के बीच में, टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। तो इक्वेशन हमने हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए प्लॉट करना है, तो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या थी, के इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए, ये जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन थी, ठीक है जी, जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन थी। अब आपने ध्यान रखना है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जब भी इक्वेशन हो उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है जी। इस फॉर्म में अपने इक्वेशन को ले आओ और ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो देखते हैं, बनाते हैं इसको, तो यहाँ पे के टी हो गया इज इक्वल टू, इस तरफ बच गया टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ए नॉट माइनस ए, ए नॉट माइनस ए। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे ए ले रखा हमने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और वाई एक्सिस ये रही, तो ए को इस तरफ लिया वाई की जगह, क्योंकि वाई एक्सिस ले रखे है, ठीक है जी। और के टी, ठीक है जी, टाइम, टाइम देखो कौन सा है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो एक्स एक्सिस ये आ रही है यहाँ पे, तो इसको इस तरफ लिया राइट हैंड साइड पे, तो ये आ गया माइनस के टी और प्लस ए नॉट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो y चेक करो, देखो y की वैल्यू क्या है, a,
ठीक है जी। वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, ए है, एम एक्स, ये एम है और ये एक्स, एम एक्स, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, ये भी सही आ गया, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। अब ये एक्स के साथ जो एम है ये है स्लोप, ठीक है जी। एम क्या है यहाँ पे, स्लोप, और सी क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। अब यहाँ देखो स्लोप की वैल्यू कैसी है यहाँ पे, यानी एम की वैल्यू, जब हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, वाई ए आ गया, एक्स की वैल्यू टी आ गई, तो स्लोप क्या बना यहाँ पे, माइनस के, स्लोप की वैल्यू क्या बनी, माइनस के। अब माइनस ध्यान देते ही आपके स्लोप देखना माइनस में आ रहा है, नेगेटिव, तो ऊपर से नीचे की तरफ इक्वेशन आएगी, ये वाली लाइन आएगी इस तरह से, ठीक है जी, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू थी हमारे पास माइनस के, माइनस से हमने आइडिया लगा लिया कि नीचे की तरफ लाइन आएगी, और स्लोप की वैल्यू क्या है, के है जी, ठीक है जी। और ये जो लाइन होती है ना, ये बीच का जो स्पेस है, ठीक है, ये जो बीच का स्पेस है, ये इतना स्पेस है जो, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है अपने पास, सी, ये जो सी है ना, सी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या बन रहा है, ए नोट, तो ये इंटरसेप्ट क्या है, ए नोट है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ को ध्यान रखना है। एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी तरह से। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर के भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अभी जीरो ऑर्डर के कंप्लीट करें। अगला ग्राफ प्लॉट करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड T1/2, ठीक है जी, और कंसेंट्रेशन के बीच में, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, कंसेंट्रेशन, देखो कंसेंट्रेशन भी दे सकता है कोई, या ए दे दे, ठीक है जी, इस तरह से ए दे दे, ए नोट दे दे, या आर नोट दे दे, तो एक ही मतलब है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट से आपने समझ जाना है, स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, कंसेंट्रेशन की बात करें, डायरेक्ट कंसेंट्रेशन लिख के मिलिए, और साइड में क्या दे रखा है, हाफ लाइफ पीरियड। तो ध्यान दो, हाफ लाइफ पीरियड मतलब T1/2, हाफ लाइफ पीरियड का एकदम से फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर के लिए आपने प्लॉट करने हैं ग्राफ, जीरो ऑर्डर के लिए देखो बेटा, वन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम अलग से प्लॉट करेंगे, ये जीरो ऑर्डर के लिए प्लॉट कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए, ठीक है जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो T1/2 का क्या फॉर्मूला था, ए नॉट अपॉन टू के, ए नॉट अपॉन टू के। तो यहाँ पे भी आप उसी तरह कंपेयर करो इक्वेशन को, क्या कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू, जब भी ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y यहाँ पे क्या है देखो, T1/2, वाई, वाई एक्सिस पे देखो कौन है, वाई एक्सिस पे आप T1/2 सही है जी, वाई एक्सिस पे T1/2 है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे कौन है, एक्स एक्सिस पे ए नॉट है, ये ए नॉट है जी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए नॉट है, और एम, एम उसके साथ की वैल्यू, ये जो इसके साथ है 1/2 के, इसको मैं अलग करके लिख देता हूँ 1/2 के। तो ये इसका क्या हो गया, एम की वैल्यू मतलब ये स्लोप हो गया, और इंटरसेप्ट इसमें कुछ भी नहीं है, इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट मैं जीरो मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए। तो ये ग्राफ बन गया हमारे पास। तो ये वाई एक्सिस है, और ए एक्स एक्सिस ए नोट है, उसके साथ जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या है, 1/2 की है, 1/2 के। अब ध्यान दो 1/2 के, ठीक है जी, पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव स्लोप है, और पॉजिटिव स्लोप है तो मतलब ऊपर की तरफ लाइन जाएगी, और इंटरसेप्ट जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो है तो बिल्कुल यहाँ ओरिजिन से लाइन उठाओ, देखो अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ कुछ होती तो यहाँ से हम लाइन बनाते इस तरह से, अगर कोई इंटरसेप्ट वैल्यू आ जाता। बट अभी इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, अभी इंटरसेप्ट की वैल्यू आई है जीरो, अभी इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है, तो बिल्कुल लाइन यहाँ से लेके जाएंगे हम, ठीक है जी, ओरिजिन से लाइन उठाएंगे। और स्लोप की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू 1/2 के। तो स्लोप नेगेटिव आ जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, नेगेटिव स्लोप की लाइन है, पॉजिटिव स्लोप हो तो ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है, पॉजिटिव स्लोप ऊपर की तरफ। तो दो ग्राफ हमने प्लॉट कर लिए, एक लास्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं फिर, इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम डायरेक्ट भी ध्यान दे सकते थे कि भाई ए T1/2 और ए नॉट के बीच में ग्राफ था, दोनों आमने सामने, आमने सामने तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, ठीक है। बट ये एक परफेक्ट इक्वेशन है किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, हमेशा इसके साथ कंपेयर करो। अब इक्वेशन बनानी है आपने, रेट के बीच में ग्राफ बनाना है, किसके बीच में ग्राफ बनाना है, रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है जी, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना है। तो कुछ नहीं है, अब इक्वेशन तुम मान लो इसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कोई इक्वेशन अपनी मर्जी से मान लेते थे हम, जैसे ए गिव राइज टू प्रोडक्ट,
ये मान लेते थे। तो रेट क्या बनेगा भाई यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू रेट लो के ए की पावर अल्फा, ठीक है जी, ए की पावर अल्फा। और ये इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन कैसी है हमें पता है, जीरो ऑर्डर इक्वेशन है, तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे जीरो, अल्फा की वैल्यू जीरो। और किसी की इक्वेशन जीरो हो तो क्या आ जाएगा, किसी की वैल्यू ये पावर जीरो हो तो वो वन बन जाएगा, आर इज इक्वल टू आएगा के, ठीक है जी, आर इज इक्वल टू के। तो क्या रेट के सामने कंसेंट्रेशन आ रही है, ठीक है जी, रेट के सामने तो क्या आ रहा है, रेट कांस्टेंट, कंसेंट्रेशन को तो कोई नामो निशान नहीं है। तो रेट के सामने जब कंसेंट्रेशन आ ही नहीं रही तो इट मींस रेट क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी, रेट क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट के लिए ग्राफ हो गया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन इस तरह से रखना, एक मिनट, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ये लाइन इंडिपेंडेंट का ग्राफ आ गया, क्योंकि रेट के सामने देखो, रेट के सामने आ जाती कंसेंट्रेशन तो डायरेक्टली था, नीचे आ जाती तो इनवर्सली था। अब रेट के सामने तो कंसेंट्रेशन आई ही नहीं कहीं भी, ठीक है जी, वो तो जीरो पावर बन के वन बन गया उसका, तो ठीक है जी, ए कंसेंट्रेशन आई तो थी बट उसकी पावर क्या थी, जीरो, वो तो वैसे ही वन बन गई। तो रेट के सामने तो सिर्फ रेट कांस्टेंट आ रहा है, तो मतलब रेट है जो इंडिपेंडेंट है किसके, कंसेंट्रेशन के, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इस ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। इसी तरह से तीन चार ग्राफ हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करेंगे, ये जीरो ऑर्डर का था आज। तो एक बार इस वीडियो का अगर कोई डाउट हो तो दोबारा सुन लेना, ठीक है। कल हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए। चलो ठीक है जी।